आपको इलियट के सिद्धांत से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी कराने जा रही हूँ। एक वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी इलियट से संबंधित मैंने अपने चैनल पर डाल दी है। ये दूसरी वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी है जो इलियट से संबंधित ही है। देखो मेरा पहला क्वेश्चन क्या है। इलियट ने किसमें स्वच्छंदतावादी आलोचकों की इस मान्यता को अमान्य घोषित किया कि कवि की प्रतिभा और अंतःप्रेरणा काव्य सर्जन का मूल आधार है और प्रतिभा जो होती है वो देवी शक्ति की देन है। तो इलियट थे, उन्होंने किस अपनी कृति में स्वच्छंदतावादी आलोचकों की इस मान्यता को अमान्य घोषित किया था कि जो कवि की प्रतिभा और जो अंतःप्रेरणा होती है ना, वो क्या होती है, काव्य सर्जन का मूल आधार होती है। और जो प्रतिभा मानी उन्होंने, वो मानी थी देवी शक्ति की देन। तो ये इलियट ने किसमें कहा था, परंपरा और वैयक्तिक प्रज्ञा में कहा था कि निरपेक्षता के सिद्धांत में कहा था कि वस्तुनिष्ठ समीकरण के सिद्धांत में कहा था कि निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत में कहा था। आपको पता है इलियट ने कितने सिद्धांत दिए थे, 3 सिद्धांत दिए थे। उनका जो पहला सिद्धांत था वो था निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत उन्होंने दिया परंपरा और वैयक्तिक प्रज्ञा का सिद्धांत, और तीसरे सिद्धांत का नाम है वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत। जो ये बात उन्होंने कही थी, ये किस सिद्धांत में कही थी, ये उन्होंने कही थी परंपरा और वैयक्तिक प्रज्ञा सिद्धांत में। किस सिद्धांत में कही थी उन्होंने इस बात को, परंपरा और वैयक्तिक प्रज्ञा सिद्धांत में कही थी कि जो कवि की प्रतिभा और अंतःप्रेरणा होती है वो किसका आधार होती है, काव्य सर्जन का मूल आधार होती है, और जो प्रतिभा होती है वो देवी शक्ति की देन होती है। ये इलियट ने किसमें कहा था, परंपरा और वैयक्तिक प्रज्ञा में कहा था। मेरा दूसरा क्वेश्चन है, इलियट ने किसका विरोध करते हुए परंपरा की परिकल्पना सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जो इलियट है उनके 3 सिद्धांत है। पहला सिद्धांत कौन सा बताया मैंने आपको, निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत, और तीसरा सिद्धांत है उनका परंपरा का परिकल्पना सिद्धांत। तो ये पूछ रहा है कि इलियट ने किसका विरोध करते हुए परंपरा की परिकल्पना सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मार्क्सवाद का विरोध किया था कि स्वच्छंदतावाद का किया था कि आधुनिकतावाद का किया था, चौथा ऑप्शन है विखंडनवाद का किया था। तो इलियट ने किसका विरोध करते हुए परंपरा की परिकल्पना सिद्धांत का क्या किया था, प्रतिपादन किया था। तो उन्होंने किया था स्वच्छंदतावाद का विरोध। किसका विरोध किया था उन्होंने, स्वच्छंदतावाद का विरोध किया था। मेरा तीसरा जो क्वेश्चन है, इसमें मैंने ऑप्शन चौथा बनाया था स्त्री विमर्श का। तीसरा जो मेरा क्वेश्चन है वो क्या है, इलियट ने किसके महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहा कि इसके बिना जो कवि होता है ये कभी नहीं है, ये है कवि। इलियट ने किसके महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहा कि इसके बिना जो कवि होता है वो छाया मात्र एवं अस्तित्व रहित है। किसके बिना कवि को इलियट ने छाया मात्र एवं अस्तित्व रहित बताया था, इतिहास, परंपरा, कविता या नाटक। तो इलियट कहते हैं कि परंपरा के बिना जो कवि होता है वो छाया मात्र एवं अस्तित्व रहित होता है। तो गाइस ये जो सब्सक्राइबर लिखा हुआ आया है ये टाइपिंग वाले ने गलती से डाल दिया है। आगे की स्लाइड में ये केवल नेक्स्ट क्वेश्चन पर ही आया करेगा, ये गलती से डल चुका है। तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि ये क्या है हमारे लिए बीच में ऑब्जेक्शन पैदा करता है। तो ये वाला जो सब्सक्राइबर का बटन है ये लास्ट में आना चाहिए, लेकिन इस स्लाइड में प्रत्येक पर आएगा तो कोई बात नहीं, अगली बार से ये ध्यान रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 4th है, इलियट की परंपरा के संदर्भ में मान्यता है कि जो इलियट थे उनकी परंपरा के संदर्भ में क्या मान्यता है। इलियट ने परंपरा के संदर्भ में क्या कहा था कि परंपरा कोई मृत या अनुपयोगी वस्तु नहीं है, परंपरा अविच्छिन्न प्रवाह है, परंपरा का विस्तार देश में भी है और काल में भी है या उपर्युक्त सभी। तो इलियट ने जो परंपरा के संदर्भ में जो मान्यता दी थी वो क्या दी थी, तो इलियट क्या कहते हैं कि परंपरा जो होती है वो कोई मृत
मृत या अनुपयोगी वस्तु नहीं है। तो हमको याद रखना है परंपरा है वो कोई मृत या अनुपयोगी वस्तु नहीं है। दूसरा पॉइंट है परंपरा अविच्छिन्न प्रवाह है। और तीसरा पॉइंट हमारा है परंपरा का विस्तार देश में भी है और काल में भी है। ये 3 पॉइंट हमको याद रखने हैं। परंपरा अविच्छिन्न प्रवाह है, परंपरा कोई मृत या अनुपयोगी वस्तु नहीं है और परंपरा का विस्तार देश में भी है और काल में भी है। तो ये क्या है? उपर्युक्त सभी। इसका आंसर क्या आ जाएगा गाइस? उपर्युक्त सभी आ जाएगा। और इलियट में से कौन सा शुद्ध माना जाता है? गाइस इलियट में से कौन सा शुद्ध माना जाता है? ये शुद्ध माना जाता है। लेकिन हमारे लेखन में सर्वाधिक प्रयुक्त जो होता है ये इलियट होता है। ये हमको ध्यान रखना है। कौन सा शुद्ध माना जाता है? इलियट शुद्ध माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है इलियट परंपरा का संबंध जोड़ते हैं। जो इलियट हैं वो परंपरा का संबंध किससे जोड़ते हैं? सभ्यता से जोड़ते हैं कि संस्कृति से जोड़ते हैं कि सभ्यता एवं संस्कृति दोनों से जोड़ते हैं कि उपर्युक्त में से किसी नहीं से जोड़ते हैं? तो जो इलियट हैं वो परंपरा का संबंध किससे जोड़ते हैं? वो संस्कृति से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं? इलियट परंपरा का संबंध संस्कृति से जोड़ते हैं। ये हमको क्या करना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है इलियट के परंपरा के महत्व के अनुसार सत्य कथन है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? इलियट ने जो परंपरा के महत्व का जो सिद्धांत दिया था उसके अनुसार सत्य कथन कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है कलाकार को ज्ञात होता है कि उसे क्या करना चाहिए, उसकी कृति का मूल्य क्या होगा। तो ये दोनों ही कथन सही हैं। क्यों सही हैं? क्योंकि कलाकार को ज्ञात होता है कि उसे क्या करना चाहिए और दूसरा उसकी कृति का मूल्य क्या होगा। तो परंपरा के महत्व के अनुसार सत्य कथन हमारे कौन से हो जाएंगे? उपर्युक्त दोनों कथन हमारे क्या हैं? सत्य हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 है तथ्यपरक आलोचना को इलियट ने कौन सी आलोचना कहा है? जो इलियट ने जो तथ्यपरक आलोचना है उसको कौन सी आलोचना कहा था? नींबू निचोड़ आलोचना कहा था, आम निचोड़ आलोचना कहा था, संतरा निचोड़ आलोचना कहा था कि गन्ना निचोड़ आलोचना कहा था? तो इलियट ने तथ्यपरक आलोचना को कौन सी आलोचना कहा गाइस? उन्होंने कहा था नींबू निचोड़ आलोचना। कौन सी आलोचना कहा था? नींबू निचोड़ आलोचना कहा था। अगला क्वेश्चन मेरा 8 है इलियट ने काव्य का प्रयोजन किसको माना था? इलियट ने काव्य का प्रयोजन किसे माना है? ऑप्शन है हमारे यश को माना है कि धन प्राप्ति को माना है कि आनंद को माना है कि उपर्युक्त सभी। तो आपको याद रखना है जो इलियट थे उन्होंने काव्य का प्रयोजन किसको माना था? उन्होंने आनंद को माना था। आप यश की तरफ मत चले जाना क्योंकि कई विद्वानों ने तो यश को माना है, किसी ने धन प्राप्ति को माना है, लेकिन जो इलियट हुए थे उन्होंने किसको माना है? आनंद को माना है। मैंने अपने सारे क्वेश्चन में ज़्यादातर इलियट को इस तरह से प्रदर्शित किया है। क्यों किया है? क्योंकि ये शुद्ध माना जाता है और जो प्रचलन में इलियट है ये क्या है? ये हमारा क्या है? अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर जो 9 है अमेरिकी नई आलोचना के जनक कहे जाते हैं। तो ये जो अमेरिकी नई आलोचना है इसके जनक कौन कहे जाते हैं? कि प्लेटो कहे जाते हैं कि अरस्तु कहे जाते हैं कि कॉलरिज कहे जाते हैं कि इलियट कहे जाते हैं? जो अमेरिकी नई आलोचना है उसके जनक गाइस कौन कहे जाते हैं? उसके जनक कहे जाते हैं हमारे इलियट कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कौन कहे जाते हैं? इलियट कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है इलियट की वस्तुनिष्ठ समीकरण के सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो इलियट का वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वैसे कॉलेज लेक्चरर के सिलेबस में वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत नहीं है लेकिन क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसलिए मैंने ये क्वेश्चन बनाया है। और अन्य जो सिलेबस है जैसे नेट JRF उसमें
भी इलियट का सिद्धांत लगा हुआ है। इसके अलावा जो हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर्स है और भी अदर प्रोफेसर्स के एग्जाम है उसमें भी इलियट के क्वेश्चन आते हैं। तो इलियट का जो वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत है उसको हम किस नाम से जान सकते हैं? मूर्त विधान का सिद्धांत, वस्तुनिष्ठ पारंपरिकता का सिद्धांत और वस्तु मूलक प्रतिरूपता का सिद्धांत। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा उपर्युक्त सभी, क्योंकि इलियट का जो वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत है उसको किस नाम से जाना जाता है? मूर्त विधान के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, वस्तुनिष्ठ पारंपरिकता के सिद्धांत से भी जाना जाता है और वस्तु मूलक प्रतिरूपता के सिद्धांत से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11 है मेरा, इलियट ने वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत अपने किस निबंध में दिया था? ये मोस्ट है, पूछा जा सकता है कि जो इलियट थे उन्होंने वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत अपने किस निबंध में दिया था? तो इलियट ने जो ये सिद्धांत दिया था वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम में दिया था कि टेम्पलेट और हिज प्रॉब्लम में दिया था कि टेम्पलेट और ही प्रॉब्लम में दिया था, किस में दिया था? तो इन्होंने ये जो सिद्धांत दिया था ये दिया था हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। हमको याद रखना है किस में दिया था? हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम में दिया था। क्वेश्चन नंबर 12 है मेरा, इलियट के संदर्भ में सत्य कथन है। हमसे सत्य कथन पूछा जा रहा है कि इलियट के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? थॉमस स्टीयन्स इलियट इसका नाम था। ये हमको याद रखना है क्योंकि इलियट का हमसे पूरा नाम पूछा जा सकता है। तो इलियट का पूरा नाम क्या है? थॉमस स्टीयन्स इलियट इनका नाम है। तो इसलिए तो हम इसको कहते हैं टी.एस. इलियट। टी से क्या बन गया? थॉमस। एस से क्या बन गया? स्टीयन्स और इलियट। तो इलियट का पूरा क्या नाम बताते हैं हम? टी.एस. इलियट। और टी से क्या बनता है? थॉमस। एस से बनता है स्टीयन्स और इलियट। तो इलियट का पूरा क्या नाम हो गया? थॉमस स्टीयन्स इलियट इनका नाम था। इनका निधन 4 जनवरी 1965 लंदन में हुआ था, बिल्कुल सही था। और जबकि इनका जन्म अमेरिका में हुआ था और इनका निधन कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। 4 जनवरी 1965 में लंदन में इनका निधन हुआ था। इलियट ने छात्र जीवन में संस्कृत और पाली भाषा का अध्ययन किया था, ये भी सही है। तो उपर्युक्त सभी कथन सही है। इलियट के संदर्भ में क्या हो जाएगा? इसका आंसर उपर्युक्त सभी कथन क्या है हमारे? सही है। अब हमसे इलियट के गुरु का भी नाम पूछा जा सकता है। इलियट के गुरु का नाम क्या था? हायरविंग डेविड था कि केवल इविंग डेविड था कि आयरविंग डेविड और जॉर्ज सताइना थे? तो इलियट के जो गुरु थे उनका नाम था आयरविंग डेविड और जॉर्ज सताइना। क्या थे इनके गुरु का नाम? आयरविंग डेविड और जॉर्ज सताइना इनके गुरु का नाम था। क्वेश्चन नंबर 14 है, इलियट की 1922 ईस्वी में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक वेस्टलैंड से इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ख्याति प्राप्त हुई। द वेस्टलैंड को नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? जो इलियट थे उन्होंने ये वेस्टलैंड कब लिखी थी? 1922 ईस्वी में लिखी थी। ये भी पूछा जा सकता है कि इलियट की वेस्टलैंड थी वो कब लिखी गई? तो 1922 ईस्वी में। और इसको क्या प्राप्त हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ख्याति प्राप्त हुई, इसलिए इसको क्या मिल चुका है? नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो ये कब प्राप्त हुआ था? 1942 में हुआ था कि 1946 में हुआ था कि 1945 में हुआ था कि 1948 में हुआ था? तो ये पुरस्कार इनको कब प्राप्त हुआ था? 1948 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 है मेरा, इलियट के संदर्भ में सत्य कथन है। तो इलियट के संदर्भ में देखो सत्य कथन क्या है। इलियट ने 1925 ईस्वी में फेवर एंड फेवर प्रसिद्ध प्रकाशन संस्थान के निर्देशक बने, ये बिल्कुल सत्य कथन है। देखो इन क्वेश्चन के साथ साथ आपको इलियट की सारी जानकारी मिल रही है क्योंकि मेरा उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन तो मैं आपको करवा ही रही हूँ, इसके अलावा आपको सब्जेक्टिव पूरी जानकारी प्राप्त करवा रही हूँ इलियट के बारे में। तो इलियट के बारे में
सत्य कथन कौन कौन से हैं? तो देखो, इलियट ने 1925 ईस्वी में फेवर एंड फेवर प्रसिद्ध प्रकाशन संस्थान के ये कौन बने थे? निर्देशक बने थे। ये बात बिल्कुल सही है। इलियट ने द क्राइटेरियन नामक त्रैमासिक पत्रिका का संपादन किया। ये बात भी सही है। 1920 में इनकी रचना द सेक्रेड बुक भी काफ़ी चर्चित रही। ये बात भी बिल्कुल सही है। जो सेक्रेड बुक थी वो कब थी? 1920 ईस्वी में। ये भी क्या रही थी? काफ़ी चर्चित रही थी। और एक पुस्तक और मैंने बताई थी आपको, जिसको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई थी, द वेस्टलैंड, और उसको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1948 ईस्वी में। और द सेक्रेड बुक कब की है? 1920 ईस्वी में, जो कि काफ़ी चर्चित रही। तो ये सारे कथन क्या हैं? बिल्कुल सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है मेरा, ये जो सब्सक्राइबर का बटन आ रहा है, आगे से मैं ध्यान रखूँगी, इसको लास्ट की स्लाइड में ही लगाना है, क्योंकि इससे क्या है, थोड़ा आपको डिस्टरबेंस होता होगा। तो मैं इस बात का पूरा आगे से ध्यान रखूँगी और टाइपिस्ट से बोल दूँगी कि ये जो सब्सक्राइबर का बटन है ये लास्ट में लगाया करे। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, एलियट की किस रचना को अस्पष्टता एवं असंबद्धता के कारण आलोचकों द्वारा साहित्यिक धोखाधड़ी तक की संज्ञा दी गई? तो इलियट की कौन सी रचना थी जिसको कि अस्पष्टता एवं असंबद्धता के कारण आलोचकों द्वारा क्या दिया गया? साहित्यिक धोखाधड़ी तक की संज्ञा दी गई। तो वो सेलेक्टेड एसेज है कि द सेक्रेड बुक है कि द वेस्टलैंड है? तो द वेस्टलैंड जो इलियट की जो रचना थी उसको अस्पष्टता एवं असंबद्धता के कारण आलोचकों द्वारा क्या कहा गया? साहित्यिक धोखाधड़ी की संज्ञा दी गई। क्वेश्चन नंबर 17 है, इलियट ने अपनी समय में प्रचलित परंपरावादी आलोचना प्रणाली की घोर आलोचना की थी। इलियट थे, उन्होंने क्या किया था? अपने समय में प्रचलित परंपरावादी आलोचना प्रणाली की क्या की थी? घोर आलोचना की थी। आलोचना के क्षेत्र में इन्होंने अपना आदर्श किसको माना था? ये पूछा जा सकता है कि आलोचना के क्षेत्र में इन्होंने अपना आदर्श किसे माना था? प्लेटो को माना था कि कॉलरिज को माना था कि बजाइना को माना था कि अरस्तु को माना था? तो आलोचना के क्षेत्र में इन्होंने अपना जो आदर्श माना था वो गाइस किसको माना था? अरस्तु को माना था। क्वेश्चन नंबर 18 है, इलियट की आलोचना का मूल आधार। जो इलियट थे उनकी आलोचना का मूल आधार क्या था? उनका लेख का क्या नाम है? ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, परंपरा और व्यक्तिक प्रज्ञा है। जो किसमें संकलित है? हमसे पूछा जा सकता है। ये जो लेख है, कौन सा लेख? जो कि इलियट की आलोचना का मूल आधार था। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, परंपरा और व्यक्तिक प्रज्ञा, ये आपको याद रखना है। ये किसमें संकलित है? द सेक्रेड बुक में है कि द कॉकटेल पार्टी में है कि द वेस्टलैंड में? तो ये संकलित किसमें है गाइस? ये द सेक्रेड बुक में क्या है? संकलित है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इलियट की रचनाओं के संदर्भ में असंगत है। इलियट की रचनाओं के संदर्भ में संगत है, मतलब हमसे क्या पूछी जा रही है? इलियट की रचनाएं। द लव सॉन्ग्स ऑफ अल्फ्रेड प्रूफाक, दूसरा ऑप्शन है द वेस्टलैंड, या उपर्युक्त दोनों? तो इसमें जो संगत आएगा वो उपर्युक्त दोनों आएगा, क्योंकि इलियट की रचना का नाम ये भी है और ये भी है। द वेस्टलैंड भी है, द लव सॉन्ग्स ऑफ अल्फ्रेड प्रूफाक भी इलियट की रचना है। ये हमको याद रखना पड़ेगा। या केवल एक तो हो नहीं सकता, तो क्या हो जाएगा? उपर्युक्त दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, इलियट के समालोचना संबंधी पुस्तक है। हमसे इलियट की समालोचना संबंधी पुस्तक पूछी जा सकती हैं। कौन कौन सी हैं? द सेक्रेड बुक है, एलिजाबेथन एसेज है, सेलेक्टेड एसेज है, या उपर्युक्त सभी? तो इलियट की जो समालोचना संबंधी पुस्तक हैं वो क्या है? उपर्युक्त सभी हैं। द सेक्रेड बुक भी है, एलिजाबेथन एसेज भी है और सेलेक्टेड एसेज भी है। फिर अगला क्वेश्चन है, इलियट के नाटक से संबंधित है। इलियट के नाटक देखो कौन कौन से हैं? मर्डर इन द कैथीड्रल, द कॉकटेल पार्टी, या उपर्युक्त दोनों? तो इलियट के जो नाटक हैं वो दोनों हैं। मर्डर इस तरह से है, टाइपिंग में ये आ नहीं पाता है। मर्डर इन द कैथीड्रल और द कॉकटेल पार्टी, तो इसमें हो जाएगा उपर्युक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर जो 22 है, देखो वो क्या है? इलियट का कौन सा सिद्धांत भारतीय रस सिद्धांत के विभावन व्यापार के समकक्ष माना गया है? इलियट का जो कौन सा सिद्धांत है वो भारतीय रस सिद्धांत
सिद्धांत के विभावन व्यापार के समकक्ष माना गया है। तो कौन सा सिद्धांत माना गया है भारतीय रस सिद्धांत के विभावन व्यापार के? वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत, निरपेक्षता का सिद्धांत या निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत? तो कौन सा माना गया है? वस्तुनिष्ठ समीकरण का जो सिद्धांत दिया था इलियट ने, वो भारतीय रस सिद्धांत के विभावन व्यापार के समकक्ष माना जाता है। अगला क्वेश्चन 23 है, इलियट का निर्व्यक्तिकता जो सिद्धांत है वो किस भारतीय सिद्धांत के समान है? जो इलियट ने जो निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत दिया था वो किस भारतीय सिद्धांत के समान है? तो वो साधारणीकरण का सिद्धांत के समान है, कि ध्वनि सिद्धांत है, कि अलंकार सिद्धांत है, कि चित्र सिद्धांत है? तो वो कौन सा सिद्धांत है? वो है हमारा साधारणीकरण का सिद्धांत के समान है। कौन सा सिद्धांत? निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर गाइस, मैंने आपको 23 क्वेश्चंस करा दिए हैं और एक वीडियो मैंने आपको पहले भी बता दी है इलियट के क्वेश्चन से संबंधित। इससे बाहर इलियट के कोई भी क्वेश्चन नहीं आ सकते। मैं आपको एक बार और बता देती हूँ इलियट के क्वेश्चन। देखो, हमको अच्छी तरह से हमको जन्म याद रखना है। इलियट का जन्म हुआ था सेंट लुई, मिसौरी, अमेरिका में हुआ था। इसके अलावा हमको इनकी मृत्यु याद रखनी है कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी। इसके अलावा हमको इलियट के तीनों सिद्धांतों के नाम याद रखने हैं। सिद्धांतों के नाम भी पूछे जाते हैं, निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत, वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत और परंपरा की पालन का सिद्धांत। और इसके अलावा इलियट की जो कृति हैं वो भी पूछी जा सकती हैं। और नोबेल पुरस्कार इलियट को किस कृति पर मिला था? द वेस्टलैंड पर मिला था। कौन से सन में मिला था? इलियट ने कौन सी पत्रिका का क्या किया था? संपादन किया था। द क्राइटेरियन पत्रिका थी इलियट की। और द सेक्रेड बुक के बारे में पूछा जा सकता है। तो इलियट हमारा पूरा हो गया। यदि आप थ्योरी के रूप में भी पढ़ना चाहो तो मुझे कमेंट्स करके बता देना। इसकी मैं थ्योरी की भी एक वीडियो बना दूंगी। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे और अन्य छात्रों के लिए शेयर करना मत भूलना। आगे से मैं ध्यान रखूंगी। ये सब्सक्राइबर का जो बटन है ये केवल लास्ट की स्लाइड में आपको दिखाई देगा। थैंक यू गाइस।